चलिए बात करते हैं हम अपना सेक्शन नंबर 108 के बारे में, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द लेसर। देखो सबसे पहले क्या है, लेसर की क्या लायबिलिटी होती है, वो मटेरियल डिफेक्ट्स बताएगा, लेटेंट मटेरियल डिफेक्ट्स, पेटेंट नहीं, लेटेंट, जो अंदर के डिफेक्ट्स हैं, अंदर के लेटेंट मटेरियल डिफेक्ट्स डिस्क्लोज करेगा लेसी को, ठीक है। उसके बाद पोजीशन डिलीवर करेगा, ठीक है, लेटेंट मटेरियल डिफेक्ट्स बताएगा। उसके बाद विदाउट इंटरप्शन इंजॉय करने के लिए देगा कि भैया मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आपने रेंट पे कर दिया है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कर ली है आपने, तो मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगा लिमिटेड टाइम के लिए और विदाउट इंटरप्शन। तो LIP ऐसे याद कर लेना आप, लेटेंट डिफेक्ट्स, विदाउट इंटरप्शन एंड P फॉर पोजेशन। आगे बात करते हैं लेसी की राइट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या है। अगर लेसी को कंटिन्यूस लीज की कंटिन्यूस में कोई असेशन हो जाती है उसकी प्रॉपर्टी का, तो असेशन भी कंप्राइज होगा लीज के अंदर। तो A फॉर असेशन हो गया ये, ठीक है। इफ़ बाय फायर, टेम्पेस्ट, फ्लड एक्सेट्रा, मान लो फायर की वजह से, टेम्पेस्ट की वजह से, फ्लड की वजह से, वॉयलेंस की वजह से, या फिर कोई और चीज़ की वजह से अगर मटेरियल प्रॉपर्टी जो है होली डिस्ट्रॉय हो जाए या अनफिट हो जाए, तो फिर लीज जो है वो अपना लेसी के ऑप्शन पे वॉइड मानी जाती है। तो ये हो गया V फॉर वॉइड, ठीक है। AV हो गया, AV। आगे क्या है, जो इंजरी जो है प्रोवाइडेड एट, अगर इंजरी रॉन्गफुल एक्ट या डिफॉल्ट लेसी ने खुद ने करा था, तो फिर वो ये बेनिफिट नहीं ले सकता कि जी वॉइड कर डिक्लेयर करो उसको। अब आगे क्या है, लेसर जो है अगर नेग्लेक्ट कर जाता है रीजनेबल टाइम पे, नोटिस देने के बाद लेसी जो है पहले नोटिस देता है कि भैया मेरी प्रॉपर्टी जो है ख़राब हो रखी है, इसमें रिपेयर करवा दो, नेसेसरी रिपेयर्स करवा दो, इसका खर्चा दे दो। अगर आप लेसर फिर भी नहीं पे करता तो लेसी खुद पे कर देगा और फिर जो रिपेयर का खर्चा आएगा वो उससे रिकवर कर लेगा। तो ये हो गया हमारा रिपेयर मनी, AVR, ठीक है, असेशन, वॉइड एंड रिपेयर मनी, ओके। अब आगे आता है इफ द लेसी, ये तो हो गया हमारा पॉइंट हो गया। अब आता है लेसी जो अगर मान लो उसको कोई पेमेंट करनी होती है, उसको पेमेंट करनी है, वो बाउंड है पेमेंट करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं रहा है, ठीक है, और वो लेसी से ही अपना वो रिकवर हमने लेसी से कर ली या उसकी प्रॉपर्टी से कर ली, तो लेसी जो है पेमेंट कर तो देगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो मांगेगा, रिकवर करेगा कि जी मुझे मेरी पेमेंट दो, जो आपने करनी थी वो मुझे करनी पड़ रही है, या सेट ऑफ करो अपने इंटरेस्ट से लीज के। तो ये हो गया पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है। तो AVRP, असेशन, वॉइड, उसके बाद हमारा रिपेयर मनी और फिर पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है। आगे आता है हमारे पास अगर लीज जो है अनसर्टेन है, ठीक है, और वो डिटरमाइन कर दी जाती है एक्सेप्ट बाय द फॉल्ट ऑफ लेसी, तो वो या उसके LR जो हैं वो आ सकते हैं। मतलब लीज डिटरमाइन कर दी कि लीज बंद करो, मैं लीज बंद कर रहा हूँ, आपने लेसी ने कोई फॉल्ट नहीं करा था, एक्सेप्ट द फॉल्ट ऑफ द लेसी, ठीक है। तो वो या उसके LR जो हैं इनग्रेस कर सकते हैं लैंड में आके, या एग्रेस भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं, और जो उनने फसल उगाई थी वहाँ पर तो वो लेके जा सकते हैं। ये हो गया इनग्रेस, ठीक है। तो AVRPI आवर P, ठीक है, AVRPI याद हो गया यहाँ तक। अब आगे आता है द लेसी मे ट्रांसफर एब्सोल्युटली और बाय वे ऑफ मॉर्गेज और सबलीज द होल और एनी ऑफ द प्रॉपर्टी। तो लेसी जो है वो ट्रांसफर कर सकता है एब्सोल्युटली, मॉर्गेज के जरिए, या सबलीज भी कर सकता है, ठीक है। और the lessee shall not by reason of only such transfer cease to be subject to any of the liability attaching to the lease। तो उसके पास पावर है, लेसी के पास पावर है कि वो मॉर्गेज कर सकता है, सबलीज कर सकता है। लेकिन अगर वो सेक्शन 6 वाली प्रॉपर्टी है, मतलब टीनेंट ऐसे उसके पास अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, या फार्मर ऐसा है जिसने लैंड रेवेन्यू पे नहीं करा, ठीक है, या फिर लीज जो है मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स में आती है, ये सारी बात सेक्शन 6 में लिखी हुई है, ठीक है। तो फिर वो नहीं कर सकता। कुल मिला के उसके पास पावर है मॉर्गेज और सबलीज करने की, तो आप सबलीज मान लो AVRPIS, ठीक है। I फॉर क्या हो गया हमारे पास इनग्रेस, और S फॉर हो गया सबलीज, अवर पिस, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अपना लेसी जो है वो बाउंड है डिस्क्लोज करने के लिए लेसर को कि उसका एक्सटेंट का नेचर क्या है, एक्सटेंट क्या है। मतलब अगर कोई ऐसी मटीरियली प्रॉपर्टी की इंक्रीज होता है वैल्यू, तो लेसर जो अवेयर तो नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टी जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो वो डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड है मटीरियल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, ठीक है। मटीरियल अगर प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है तो फिर वो बाउंड है। तो आ गया अवर पिस, फिर M फॉर मटीरियल इंक्रीजिंग, अगर प्रॉपर्टी हो रही है तो वो सब। आगे क्या है, लेसी जो है बाउंड है पे करने के लिए प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस पर प्रीमियम है रेंट, तो रेंट पे
मिस्टर, रेंट पे MR, ठीक है। अब आगे आगे आपका लेसी जो है बाउंड है अपना मेंटेन करने के लिए प्रॉपर्टी को, एंड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द लीज टू रीस्टोर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को रीस्टोर करेगा, उसके बाद गुड कंडीशन में करेगा, ठीक है। और अगर कोई नॉर्मल चेंजेस आए हैं, कोई रीजनेबल वीर एंड टीयर से तो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप कर सकते हो, ठीक है। और फिर लेसर को अलाउ करेगा कि वो इंस्पेक्ट करे, जैसे आप होटल में जाते हो तो चेक करते हैं ना कि हाँ जी आपने कुछ तोड़ा वोड़ा तो नहीं है, कोई डिफेक्ट वगैरह तो कॉज नहीं करा, तो वो सब चीज़ें करे, ठीक है। एंड व्हेन सच डिफेक्ट हैज़ बीन कॉज्ड बाय एक्ट और डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द लेसी, अगर आपने डिफॉल्ट करा भी है तो वो या फिर वो उसके एजेंट वगैरह कोई भी हैं, 3 महीने का टाइम पीरियड आपके पास, 3 महीने का टाइम पीरियड आपके पास नोटिस देंगे कि जिसको ठीक करके दो, तो मेंटेनेंस करो और रिपेयर करो अगर कोई डिफॉल्ट करते हो तो। मेंटेन इन गुड कंडीशन, मेंटेन इन गुड कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका अब MRM, ठीक है। अब वर्कप्लेस MRM। अब आगे आ गया, इफ द लेसी बिकम्स अवेयर ऑफ द प्रोसीडिंग टू रिकवर प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ और ऑफ एनी इंक्रोचमेंट मेड अपॉन और इंटरफेरेंस विद द लेसर्स राइट कंसर्निंग सच प्रॉपर्टी इज बाउंड टू गिव रीजनेबल डिलीजेंस नोटिस, तो नोटिस आ गया। तो अगर आप नोटिस दोगे जी, अगर कोई आया नोटिस ऑफ इंक्रोचमेंट, नोटिस ऑफ इंक्रोचमेंट, ठीक है। अब आगे आ गया, लेसी में यूज़ द प्रॉपर्टी एंड इट्स प्रोडक्ट एज ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, तो लेसी जो है यूज़ करेगा जैसे नॉर्मली बंदा करता है, लेकिन वो परमिट नहीं करेगा किसी और को कि जी आप इसको यूज़ करो, तो ये हो गया ओन यूसेज, यूसेज, ठीक है, यूसेज। अब आ गया, ही मस्ट नॉट विदाउट लेसर्स कंसेंट, एरेक्ट है बेसिकली यहाँ पे, करेक्ट नहीं है, एरेक्ट है, एरेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी इन परमानेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप एरेक्ट नहीं करोगे। आगे क्या, द डिटर्मिनेशन लीज लेस इज बाउंड टू पुट द लेसर इनटू पोजीशन, तो हम ये ऐसे याद कर सकते हैं, डॉक्टर मिसेस रीवा पीयून, ऐसे याद कर लो आप। तो अपना हमने पहले पढ़ा था, पहले पढ़ा हमने मटेरियल डिफेक्ट वाला, लेटेंट मटेरियल डिफेक्ट वाला नहीं, वो तो चलो वो अलग है। लिप में यहाँ पे हाँ यहाँ पे सबसे पहले असेशन, असेशन में हमने पढ़ा A फॉर असेशन, R फॉर रिपेयर मनी, P फॉर पेमेंट मनी, E फॉर इरेक्ट, N फॉर नोटिस, U फॉर यूसेज, I फॉर इंग्रेस, इंग्रेस, ठीक है, V फॉर वॉइड। अब दूसरा I कौन सा था हमारा, दूसरा I हमारे पास था, दूसरा आई देखते हैं एक बार, दूसरा आई चलो देखते हैं, आई को हम होल्ड करते हैं। एस फॉर सबलीज, आर फॉर रेंट पे, ठीक है, एम फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, आर फॉर जो है आपका, और कौन सा आर बचता है, डी फॉर हो गया डिटोरेशन से बचाना, डिटोरेशन से बचाना। अब एक आर और एक आई बचता है। अब देखते हैं, इरेक्शन भी हो गया हमारे पास, पोजेशन भी हो गया, पोजेशन भी देनी है आपको, तो पी फॉर पोजेशन हो गई हमारी, और रिकवर मनी ले लो इसमें, हाँ रिकवर मनी लिख लो फिर इसको, पी फॉर अगर पोजेशन है तो आर फॉर रिकवर मनी हो गया आपका, ठीक है, ऐसे आप याद कर लेना इसको। अब आगे बढ़ते हैं, 109 राइट ऑफ लेसर्स ट्रांसफरी। देखो, इफ द लेसर्स ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी लीज्ड, ठीक है, अगर मान लो जो लेसर है वो खुद ही ट्रांसफर कर देता है प्रॉपर्टी लीज को, या अपना पार्ट दे रखो, या कोई और पार्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट, तो ट्रांसफरी जो है वो पोजेस करेगा सारे राइट्स, एंड लेसी सो इलेक्ट। देखो यहाँ पर क्या है, ये लेसर था, ये लेसी था, इसने अपना लैंड ट्रांसफ़र कर दिया। मान लो लेसी के ऊपर लेसर की कोई लायबिलिटी थी जो उसने देनी थी लेसी को, इसने लेकिन ये तो लैंड ट्रांसफ़र कर दिया, तो लेसी के ऊपर है ये जो लायबिलिटी थी, वो किससे रिकवर करे, क्या वो लेसर से रिकवर करे या वो ट्रांसफरी से रिकवर करे, ठीक है। इफ़ द लेसी सो इलेक्ट बी सब्जेक्ट टू ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द लेसर एज टू द प्रॉपर्टी और पार्ट ट्रांसफर्ड सो लॉन्ग एज ही इज द ओनर ऑफ दैट, बट लेसी जो है, लेसर शैल नॉट बाय रीजन ओनली सच ट्रांसफर ceases to be subject to any liabilities imposed upon him by the lease unless the lessee elects to treat the transferee as a person liable to him। तो अगर मान लो एक लेसर था, एक लेसी था और एक ट्रांसफरी था, लेसर ने अपनी लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया ट्रांसफरी को, तो लेसी की कोई लायबिलिटी थी, तो लेसी के कहने पे या तो वो ट्रांसफरी पे करेगा, अदरवाइज तो लेसर पे ही कर ही रहा था। जस्ट बिकॉज उसने ट्रांसफ़र कर दी है, वो लेसी की लायबिलिटी से भाग नहीं जाएगा, लीज की लायबिलिटी से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो लेसी कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, मेरी जो अब लायबिलिटी वो ट्रांसफर ही पे करेगा, तो फिर ट्रांसफर ही पे करेगा, ठीक है। अब ट्रांसफरी जो है, बिफोर द ट्रांसफ़र जो रेंट बचते थे वो तो लेसर को जाएंगे, लेसी को ट्रांसफरी को तो नहीं जाएंगे, लेसर को जाएंगे सारे के सारे रेंट।
बट इफ द लीज नॉट हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच ट्रांसफर हैज़ बीन मेड, अगर लेसी जो है अगर उसको पता नहीं कि जो ट्रांसफ़र कर दिया गया है वो रेंट पे कर देता है लेसर को, तो फिर लेसी जो है वो बच जाएगा, वो इम्यून है। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, मान लो ये लेसर था, लेसर ने जो है लीज पे अपना लैंड जो है लेसी को दे रखा था। अब लेसर ने लैंड ट्रांसफ़र कर दिया ट्रांसफरी को, लेसी को तो नहीं पता कि ये अब नया ओनर है, ये इसी को रेंट पे कर रहा है गुड फेथ में, तो फिर जो है कोई बात नहीं, ये बच जाएगा, इसका रेंट उसने डिस्चार्ज कर दिया, गुड फेथ में करा ना इसने, कोई बात नहीं। आगे क्या है, द लेसर द ट्रांसफर इन द लेसी। अब देखो क्या है कि लेसर, ट्रांसफरी और लेसी जो भी है, अब आगे का जो भी किराया होगा, जो प्रीमियम होगा, जो रेंट होगा, वो आपस में डिसाइड कर लेंगे कौन किसको कितना पे करेगा। लेसर, ट्रांसफरी एंड लेसी मे डिटरमाइन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द प्रीमियम, अब प्रीमियम तो उन्होंने पहले पे कर रखा, या रेंट जो रिजर्व कर रखा था बाय द लीज इन पेबल ऑफ द पार्ट सो ट्रांसफर्ड एंड केस दे डिसएग्री सच डिटर्मिनेशन शैल बी मेड बाय द कोर्ट। देखो अब क्या हुआ कि प्रीमियम तो पहले से पे हो रखा सारा का सारा है ना, या फिर जो रेंट रिजर्व कर रखा है वो तो पहले से पेड है, तो वो ट्रांसफरी को मिले ना मिले, कितना मिले कितना नहीं मिले, वो लेसर, ट्रांसफरी और लेसी आपस में डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपस में डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो फिर कोर्ट डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। अब जिस दिन जो है आपका विद द टाइम लिमिटेड बाय लीज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सप्रेस्ड एज कमेंसिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डे इन कंप्यूटिंग दैट टाइम सच डे शैल बी एक्सक्लूडेड। तो आज मान लो मैंने आज आपको लीज दी है, तो आज का दिन आपका जो है एक्सक्लूड हो जाएगा, डे ऑफ रेकनिंग कहते हैं इसको, और फिर आगे से आपकी कल से जो आपकी लीज चालू हो जाएगी। अगर कोई कमेंसमेंट जो है नो डे ऑफ कमेंसमेंट इज नेम्ड, तो टाइम सो लिमिटेड बिगिंस फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द लीज। अगर कोई जो डे है वो ये नहीं बता रखा कि कब से कमेंस होगा, तो टाइम जो वो है जब आप लीज बनाओगे उस टाइम से ही आपका टाइम बिगिन हो जाएगा। देखो अगर क्या है, देखो अगर टाइम जो लिमिटेड था वो एक्सप्रेस कर रखा था कि जी इस दिन से आपकी लीज चालू होगी, तो वो दिन आपका एक्सक्लूड कर देंगे, अगले दिन चालू करेंगे। अगर कोई टाइम आपका नेम्ड नहीं था, तो जिस दिन आप लीज बनाओगे उस दिन से आपका टाइम चालू हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अब अगर मान लो ईयर टू ईयर बेसिस की लीज थी आपकी, और अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है कि रीन्यू करनी है, रीन्यू नहीं करनी है, तो वो कब खत्म हो जाएगी, जब वो साल की एनिवर्सरी होगी, एनिवर्सरी ऑफ द डे फ्रॉम विच सच टाइम कमेंसेस। तो अगर मान लो 1 जनवरी टू 1 जनवरी है ना, तो अब आपका शुरू कब हुआ, 2 जनवरी टू 1 जनवरी, 2 जनवरी टू 1 जनवरी, ठीक है। आगे आता है ऑप्शन टू डिटरमाइन लीज। अगर जो है आपका टाइम जो लिमिटेड था, अगर वेदर टाइम सो लिमिटेड वो एक्सप्रेस कर रखा था कि ये टाइम होगा टर्मिनेट करने का। मान लो देखो ए एक लेसर है, बी एक लेसी है, ठीक है। इसने बोल दिया कि जी वैसे तो टाइम हमारा 1 साल का है, लेकिन उससे पहले मान लो 8वें महीने में, 8th महीने में हम जो है लीज को टर्मिनेट कर देंगे। क्लियर हो गया। तो अब वो जो लीज है वो ये नहीं बता रही है कि किसके ऑप्शन पे टर्मिनेट होगा, लेसर के ऑप्शन पे टर्मिनेट होगा या लेसी के ऊपर ऑप्शन पे टर्मिनेट होगा। तो वो जो ऑप्शन होना चाहिए लेसी के ऊपर पास होगा, लेसी के पास होगा, लेसर के पास नहीं होगा। लेसी एंड नॉट द लेसर शैल हैव सच ऑप्शन, ठीक है। तो फिर लेसी कहेगा चलो जी अब मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि आपने कहा था 8 महीने का टाइम पीरियड हो गया। अदरवाइज तो लेसर ही बोलेगा कि जी मैं टर्मिनेट करूँगा, लेकिन अगर वो ओमिट कर जाता है किसकी ऑप्शन पे टर्मिनेट होगी एक्सपायरेशन से पहले, तो फिर लेसी के ऊपर पास पावर है इसकी। अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। देखो लीज कैसे डिटरमाइंड होती है, जो टाइम दिया गया था वो निकल गया, ठीक है। अगर टाइम जो लिमिटेड था, बोला गया था कि ये जब इवेंट हो जाएगा तब आपकी लीज टर्मिनेट हो जाएगी, तो वो इवेंट हो चुका है। आगे क्या, अगर इंटरेस्ट जो है लेसर का प्रॉपर्टी का वो टर्मिनेट होता है, तो उसकी पावर टू डिस्पोज ऑफ द सेम एक्सटेंड्स ओनली टू द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। देखो क्या, अगर वे द इंटरेस्ट ऑफ द लेसर in the property terminates on or is power to dispose of the property terminates on happening of an event। तो जब देखो क्या, मैं एक लेसर हूँ, मैंने जो प्रॉपर्टी में जो पावर है मेरे पास, पावर टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, पावर टू लीज वगैरह जो भी है, जो मेरा इंटरेस्ट था वो एक इवेंट के हैपन होने पे ख़त्म हो जाता है, सीज हो जाता है, ठीक है। तो जब वो सीज हो गया तो फिर उस टाइम पे लीज टर्मिनेट हो जाएगी, तो मेरे पास पावर ही नहीं ना, वो ही टर्मिनेट हो गया, इंटरेस्ट ही टर्मिनेट हो गया। आगे क्या है, in case the interest of the lessee and the lessor in the whole of the property become vested at the same time in one person or in the same right। देखो क्या है कि लेसी का इंटरेस्ट और लेसर का इंटरेस्ट पूरी प्रॉपर्टी में अब एक ही बंदे पे आ गया। मान लो लेसी जो है अब वो ओनर बन चुका है, जो लेसी था वही ओनर बन गया, तो वही लेसर वही लेसी सब एक ही बात हो गई, लीज खत्म करो, अब तो वो ओनर है, ठीक है। उसके बाद क्या, एक्सप्रेस सरेंडर एंड इम्प्लाइड सरेंडर।
एक्सप्रेस सरेंडर एंड इम्प्लाइड सरेंडर। एक्सप्रेस सरेंडर में क्या होता है, लेसी बोलता है जी आज ये लीजिए अपना पैसा, मेरे को अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, रेंट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, कल से मैं लीज छोड़ रहा हूँ, आज ही लीज छोड़ रहा हूँ। इम्प्लाइड हो एक्सप्रेस हो गया। इम्प्लाइड कैसे हो गया कि मान लो लेसी जो है बोलता है कि जी ये मैं अपना राइट्स किसी और को दे रहा हूँ और वो तुमको रेंट पे करता रहेगा। तो इम्प्लाइड है ना कि लेसी चला गया, अब वो बंदा आएगा उसकी जगह, वो पे करेगा रेंट वगैरह, वो पे करेगा लीज को। अब आगे क्या है, फोर फीचर। बाय फोर फीचर, अगर मान लो लेसर जो है कोई एक्सप्रेस कंडीशन देता है लेसी को कि तुमने ये कंडीशन अगर फॉलो नहीं करी तो तुम्हारा जो है लीज टर्मिनेट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो लेसी जो है वो एक्सप्रेस कंडीशन ब्रीच कर देता है। ठीक है, या तो ये ऐसे फोर फीचर हो सकता है और फिर लेसर के पास पावर आ जाएगी री एंटर की। और अगर लेसी मान लो रिनाउंस कर देता है करेक्टर की, जी मैं अपना त्याग रहा हूँ, ठीक है, और या ऐसा बोलता है कि जी ये तो जो टाइटल है वो तो थर्ड पर्सन का है, या वो बोलता है टाइटल तो मेरा है, टाइटल पे लड़ाई करने लग जाता है कि टाइटल तुम्हारा थोड़ी है, मेरा है, तो ऐसे केस में भी लीज जो है फोरफीट की जा सकती है उससे। और लेसी जो है अगर वो एडजस्ट कर दी जाए इंसॉल्वेंट, और लीज प्रोवाइड करती है कि जब अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, ऐसा कोई इवेंट हो जाएगा, तो लेसर के पास री एंटर का पावर आएगा, री एंटर की राइट आ जाएगी, तो फिर वो आ जाएगा। और बाकी सारे केसेस के अंदर लेसर और इस ट्रांसफरी गिव्स नोटिस इन राइटिंग टू लेसी ऑफ हिज इंटेंशन टू डिटरमाइन द लीज। और अगर और कोई अलावा केस है तो लेसर जो है बता देता है, नोटिस देता है कि जी मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ, तो 6 महीने का टाइम पीरियड है आप पे, या 15 दिन का टाइम पीरियड है आपके पास, तो मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ, नोटिस दे देंगे। जब अब आगे क्या है, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ नोटिस टू डिटरमाइन द लीज और टू क्विट और ऑफ इंटेंशन टू क्विट द प्रॉपर्टी लीज ड्यूली गिवन बाय वन पार्टी टू अदर। नोटिस के बाद क्या होगा, लीज डिटर्मिनेट हो जाएगी और आपको जो राइट्स हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। अब इलस्ट्रेशन देख लो एक बार, वो तो क्लॉज एफ की है, इम्प्लाइड इंटरेस्ट की है, वो कौन ने बता दी थी। अब वेवर ऑफ फोर फीचर क्या है, देखो अगर मैंने आपको बोला कि जी आपने कंडीशन ब्रीच करी है तो आपको मैं आपकी लीज टर्मिनेट कर रहा हूँ और मेरे पास री एंट्री का अधिकार है, तो ऐसे केस में अगर मान लो लेसी जो है वो मुझे रेंट पे करता है और मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, या फिर मुझे वो डिस्ट्रेस पे करता है, मतलब कुछ पार्ट जो है रेंट का पे करता है वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो ऐसे केस में मैं मानता हूँ कि मैंने अपना जो फोर फीचर का राइट था वो वेव ऑफ कर दिया। ठीक है, क्योंकि मेरी इंटेंशन है कि मैं लीज को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, जब भी तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट लेसर इज अवेयर कि फोर फीचर इंकर्ड हो चुकी है। ठीक है, फोर फीचर इंकर्ड हो चुकी है, अब ये बंदा रेंट पे कर रहा है मुझे और मैं रेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो फिर क्या हुआ कि मैंने उसका फोर फीचर वेव ऑफ कर दिया। ऐसी नोटिस टू क्विट जो है, जो क्लॉज एच कि भैया आप छोड़ दो अपनी लीज, तो अगर मैंने उसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, कोई पेमेंट एक्सेप्ट कर ली है, तो वो जो नोटिस भेजा था उसका वेवर हो गया, फोर फीचर का वेवर हो गया। जैसे एग्जाम्पल, ए द लेसर गिव्स बी द लेसी नोटिस टू क्विट द प्रॉपर्टी लीस्ट। ठीक है, द नोटिस एक्सपायर, बी टेंडर एंड ए एक्सेप्ट रेंट विच इज बिकम ड्यू इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी। अब नोटिस वेवर हो जाएगा क्योंकि हमने रेंट एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सेक्शन 114 में क्या बात हो रखी है, राइट अगेंस्ट फोर फीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। देखो अगर वेर लीज हो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन डिटरमाइंड बाय फोर फीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, और लेसर जो है सू करता है और इजेक्ट करता है लेसी को। अगर सूट की हियरिंग पे लेसी जो है पे करता है, टेंडर करता है लेसर को रेंट इन एरियर, इंटरेस्ट भी देता है साथ में, कॉस्ट भी देता है साथ में, और सिक्योरिटी भी देता है कोर्ट को अगर उसको सही लग रहा है, तो वो कब देता है, विद इन 15 दिन। ठीक है, और कोर्ट जो है बोलता है कि इन ल्यू ऑफ द डिग्री ऑफ एजेक्टमेंट की जिसको निकालो मत, इसको हम पास कर देते हैं, पास एन ऑर्डर रिलीविंग द लेसी अगेंस्ट द फोर फीचर। इसका फोर फीचर का ऑर्डर भी रिलीज कर दो और उसको आप इजेक्ट नहीं करो, क्योंकि उसने रेंट पे कर दिया है, कॉस्ट पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, और क्या चाहिए उसके अंदर आपको। ठीक है, एंड देयर अपॉन द लेसी शेल होल्ड द प्रॉपर्टी लीज्ड एज इफ द फोर फीचर हैड नॉट अकर्ड। फिर लेसी के पास प्रॉपर्टी आ जाएगी जैसे कि फोर फीचर हुआ ही नहीं था। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको वापस रेंट रखना है तो अब इंटरेस्ट पे कर दो, कॉस्ट पे कर दो, सब चीज़ पे कर दो। आगे क्या, रिलीफ अगेंस्ट फॉर फीचर इन सर्टन अदर केसेस वेयर रिलीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज डिटरमाइंड बाय फोर फीचर और फॉर अ ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन विच प्रोवाइडेड ब्रीच रेफर द लेसर में री एंटर नो सूट फॉर एजेक्टमेंट। देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैंने आपको बोला कि जी मेरे पास री एंट्री का अधिकार है, अगर आप कोई कंडीशन ब्रीच करते हो तो मैं री एंटर कर लूँगा, तो वो नोटिस आपको पहले देना पड़ेगा, एजेक्टमेंट से पहले नोटिस देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि जी आपने ऐसा पर्टिकुलर ब्रीच कंप्लेंट जो है जिसकी मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ वो आपने किया है, और ये ब्रीच जो है इसकी अगर रेमेडी है तो आपके पास ये रेमेडी है, अगर आप रेमेडी लेना चाहो तो फिर आप ले लो, अदरवाइज तो मैं जा रहा हूँ कोर्ट के अंदर आपका फोर्थ फीचर को कंफर्म करवाने के लिए। और लेसी जो है रीजनेबल टाइम पे ना तो वो रिप्लाई करता है नोटिस का, ना वो रेमेडी जो ब्रीच की होती है वो फॉलो करता है, अगर रेमेडी की कैपेबल है, तो जब फॉलो नहीं करता तो फिर आपका क्या हो गया, आपका फोर्थ फीचर हो जाएगा। अब आगे क्या है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू एक्सप्रेस कंडीशन अगेंस्ट द असाइनिंग अंडर लेटिंग पार्टिंग विद द पोजेशन और डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी लीज्ड
और टू एक्सप्रेस कंडीशन रिलेटिंग टू फोर फीचर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। तो अगर आपने रेंट पे नहीं करा, उसके अंदर फोर फीचर हो गया, ठीक है, या फिर आपने असाइन कर दिया है, लेट सब अंडर लेट कर दिया है, या पार्ट कर दिया पोजेशन को, या डिस्पोज ऑफ कर दिया प्रॉपर्टी को, तो उस पर 114A अप्लाई वगैरह नहीं होता, ठीक है। आगे क्या आता है, अफेक्ट ऑफ सरेंडर एंड फोर फीचर और ऑन अंडर लीजेस। सरेंडर एक्सप्रेस करा है, इम्प्लाइड करा है लीज के द्वारा, वो प्रेजुडिस नहीं करता अंडर लीज को। अंडर लीज को मतलब बेसिकली जो आपके नीचे अगर आपने मतलब लेसी ने किसी और को सब लीज कर दी ना कोई प्रॉपर्टी, तो उस पर अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। एक्सेप्ट द रिगार्ड्स द अमाउंट ऑफ रेंट एज दोज ऑफ ओरिजिनल लीज, बट अनलेस द सरेंडर इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यू लीज, तो रेंट जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब जो बाइंड होंगे वो अब लेसर को दिए जाएंगे। मान लो लेसी ने सरेंडर कर दिया कि जी मेरे को नई लीज लेनी है, मैं ये राइट्स जा रहा हूँ, और जो मेरा सब लेसी है वो अब आपको पे करेगा, तो फिर आपको पे करेगा सारी चीज़ें जो भी बेनिफिट्स वगैरह हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट भी आपको इन्फोर्स करवाना है तो आप उसी के अगेंस्ट करवा सकते हैं फिर, ठीक है। अब आगे आता है आपका एक्सेप्ट वेयर सच फॉरफीचर हैज बीन प्रोक्योर्ड विद द लेसर इन फ्रॉड ऑफ द अंडर लेसीज और रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर्स ग्रांटेड अंडर सेक्शन 114। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको रिलीफ मिल चुकी है, जैसे का एग्जांपल आपको बोल दिया गया कि आपको इजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो लेसी तो नहीं जा रहा कहीं भी, जब लेसी कहीं जा नहीं रहा तो हर चीज़ अब लेसी को मिलेगी ना, लेसर को तो नहीं मिलने वाली। ऐसे ही है। सेक्शन 116 बात करते हैं आप इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। अगर लेसी या अंडर लेसी जो है प्रॉपर्टी का वो पोजीशन में रहता है, तो लीज की डिटर्मिनेशन के बाद भी जो दी थी लेसी को, लेसर या एलआर जो है लीज के अंडर लेसी के, वो अगर मान लो एग्जांपल लीज डिटर्मिनेट हो गई है, ठीक है, लीज डिटर्मिनेट हो गई है, अब लेसर जो है या उसके एलआर जो है रेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं लेसी से, अंडर लेसी से, या अदरवाइज असेंट करते हैं कि ठीक है अब आप जो है आगे भी रह लो, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उस लीज का हम कह देंगे रीन्यूअल हो गया। जैसे एग्जांपल ए जो है लेट करता हाउस बी को 5 साल के लिए, बी अंडर लेट कर देता हाउस को सी के लिए, सी को कि 100 रुपये का तुम ले लेना, 5 साल एक्सपायर हो गए, सी अभी भी रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सी जो रिन्यू कर रहा है उसकी मंथ टू मंथ बेसिस की रेंट, अब वो किसको पे करेगा, ए को पे करेगा। तो वही है, अब ए जो अपना फार्म जो है बी को देता है लाइफ के लिए, ऑफिस सी को देता है, ठीक है। ए लेट्स अ फार्म टू बी फॉर द लाइफ ऑफ सी, कि सी जब तक जिंदा है तब तक बी तुम्हारे पास ये फार्म है, सी मर जाता है लेकिन बी अभी भी कंटिन्यू करता है पोजीशन के अंदर, और एक ए कहता है कि ठीक है कर लो, तो यानी कि ए ने क्या करा, ए ने आपकी जो लीज है वो रिन्यू कर दी। आगे क्या है, जो लीज के जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर लैंड जो पर्पसेस के लिए यूज़ होती है उस पर अप्लाई नहीं होंगे। नन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर अप्लाई टू द लीजेज ऑफ एग्रीकल्चर पर्पसेस, जब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन डिक्लेयर करके ये ना कह दे कि हाँ ये जो चीज़ है अब इसके ऊपर भी अप्लाई होगी, लेकिन जनरल रूल क्या है, वो एग्रीकल्चर पर्पसेस पे अप्लाई नहीं होगी।